हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे, आज से हम लोग अपनी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। और सीरीज आपके लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो 30 प्रैक्टिस सेट का टारगेट हम लोगों ने रखा है। ऑलरेडी 30 प्रैक्टिस सेट चिराग सीरीज में आपको मैं करा चुका हूँ। जो लोग उस टाइम सो रहे थे, जिन्होंने नहीं किया, उन लोगों के लिए, और जिन लोगों ने उसे किया उन लोगों के लिए भी मैंने उन 30 प्रैक्टिस सेट की एक ही कंबाइंड पीडीएफ, तो लगभग 600 प्लस क्वेश्चन है उसमें, तो वो कंबाइंड पीडीएफ विद आंसर की मैंने अपलोड भी करा दी है एप्लीकेशन वगैरह में, और वो टेलीग्राम ग्रुप्स में भी रोटेट हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने वन शॉट वीडियोस की, वन शॉट यानी कि एक दिन में एक ही चैप्टर हमने कंप्लीट किया, और बहुत ही गजब का रेस्पॉन्स आप लोगों का रहा। जिस प्रकार 2024 का रिजल्ट रहा, जो कट ऑफ रही, उस कट ऑफ को देखते हुए आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल सफिशिएंट है। हो सकता है कट ऑफ इतनी ही रहे, लेकिन आप लोगों का जो रेस्पॉन्स चल रहा है, जो मेहनत चल रही है, डेफिनेटली आप इस बार सिलेक्शन लेने वाले हो, चाहे कट ऑफ कुछ भी हो। बशर्ते मैटर करता है कि जो ये लास्ट के 1.5 महीना, या हाँ, 1.5 महीने के लगभग ही, अगर मैं कहूँगा 1.5 महीना ही बचा हुआ है आज का दिन से, अगर मैं काउंट करूँ तो ये जो भी आपके पास 45-46 दिन है, इनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। आप ये डिप्रेशन में यूटिलाइज करते हो कि यार इतनी बड़ी कट ऑफ गई, मेरा नंबर नहीं आएगा, या ये मोटिवेशन में यूटिलाइज करते हो कि यार इतनी भी कट ऑफ जाए, एक नंबर तो मेरा 100% है, एक सीट तो मेरी है। तो वो आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी ये 45 दिन, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी नो डाउट होने वाली है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बच्चे, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आज है, और इस प्रैक्टिस सेट में मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का एक बेहतर रिवीजन होने वाला है। मैं हर तरह के सवाल यहाँ रिपीट करूंगा। शुरू के 15 प्रैक्टिस सेट, मैं एक रूपरेखा आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। शुरू के 15 प्रैक्टिस सेट में आपको हर सवाल, लगभग 99% क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। मतलब रोज मैं 20 सवाल लेकर आऊंगा, 15 प्रैक्टिस सेट यानी कि 300 क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं। के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करना शुरू कर दूंगा। 20 के बाद फिर, जैसे हमने चिराग सीरीज में किया था, जिन लोगों ने किया होगा, कि हमने 15 या 20 प्रैक्टिस सेट तक बिल्कुल नए सवाल थे। के बाद कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और फिर और रिपीटेड क्वेश्चन। दूसरा, 2024 में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एएलपी का हुआ हो, चाहे वो एमटीएस की अभी आंसर किया ही हो, चाहे वो सीएचएसएल आपके जीडी 2024 वाला एग्जाम, हर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ताकि आपको एक अपडेट पैटर्न मिले कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो चलिए, रफ कॉपी और पेन लेकर सभी लोग बैठ जाइए। मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। चूंकि पहली क्लास थी, तो थोड़ा सा एक आपसे बात करना तो बनता था। हाँ, मेंसुरेशन की जो वन शॉट बची हुई है, वो मैं किसी संडे में आपको करा दूंगा। हो सकता है कि जो कमिंग संडे है, इसी में ही आपको मैं 3 से 4 घंटे की वो क्लास करा दूं। तो बच्चे, क्या है कि सुबह 8 बजे क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, मंडे टू सैटरडे भी हो सकती है ना, मंडे टू फ्राइडे तो रहेगी रहेगी, कि हो सकता है कि मंडे टू सैटरडे भी हम लोग करें। तो सुबह 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, दोपहर 2 बजे हिंदी, फिर 3 बजे जीएस, और फिर 4:30 बजे जो है आपकी रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप सभी के पास ये होगा टाइम टेबल, है ना। मैथ सुबह सुबह पढ़ के आराम करेंगे, 1-2 घंटे उसका रिवीजन कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन और आप लोगों के सामने ये रहा। आयु संबंधित प्रश्न। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा आपका स्कोर क्या रहा है। वन शॉट की जो पीडीएफ से बच्चे, उन पे काम चल रहा है, वो मैं तैयार करवा रहा हूँ, और थोड़ा सा टाइम उनमें लग जाएगा। जल्दी से जल्दी उन पे काम खत्म होते ही अपलोड करवा दूंगा। सारी वन शॉट जितनी भी हुई है ना क्लासेस आपकी, एक ही पीडीएफ है, ऑलरेडी काम चला हुआ है उन पे। बताओ जल्दी से। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु जो है वो 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का रेशियो 2:3 के रेशियो में था। तो ए की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, क्या होगी? आप क्रॉस मेथड लगाओ, मैं कह रहा हूं सवाल का आंसर दौड़ता हुआ आपके पास आएगा कि भाई वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4 का रेशियो दिया हुआ है। और कह रहा है 5 साल के
पहले, 5 साल पहले कितना रेशियो था? 2:3 का रेशियो था। बच्चे ये तो वर्तमान है, प्रेजेंट का रेशियो है, और ये 5 साल पहले है, 5 ईयर एगो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वर्तमान और 5 साल पहले का डिफरेंस कितना है, तुरंत आप कहेंगे सर 5 साल ही है। भाई वर्तमान से 5 साल पहले का डिफरेंस अगर मैं कहूंगा तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर 5 साल ही होगा। और वो 5 साल बच्चा आप दोनों तरफ लिख दो। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, डिफरेंस कितना आया? 1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15, डिफरेंस कितना आया? 5। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 5। अब जब यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो ना आप, तो उससे आप केवल ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, नीचे वाले की नहीं। तो 1 यूनिट का मतलब 5 है, तो उसने पूछा ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। भाई ए की वर्तमान आयु तो ये रही 9 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 × 5। आप कहेंगे सर ए की वर्तमान एज जो है वो 15 साल है, 15 ईयर्स। ओके। अगर बी की पूछता तो 1 यूनिट मतलब 5, तो 4 का मतलब 20। चलिए, वेरी गुड। और ये सवाल मुझे करके बताओ जल्दी से, क्या जवाब होगा भाई? सर्दी की जिद भी अपने जोर पे रहेगी ये 1.5 महीने, और आप लोगों की जिद भी अपने जोरों पे रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्दी जीत जाए। सर्दी जीत जाएगा मतलब है कि 10-10 बजे आप सो के उठ रहे हो ठंड में, रजाई में घुसे हुए हो कि भैया ठंड लग रही है मुझे, तो वहां सर्दी जीत जाएगी और फिर ये 1.5 महीना आपके हाथ से निकल जाएगा पक्का। बताओ भाई जल्दी से जवाब। कह रहा है 2 बाल्टी पी और क्यू दूध और जल का रेशियो कितना है? 5:3 और 1:4। कह रहा है तीसरी बाल्टी आर में 50% दूध और 50% जल वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बाल्टियों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? यहाँ आपको एक तीसरा डब्बे का रेशियो दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मैं दूध और जल को मिलाऊं। जब भी ये अनुपात पूछेगा ना कि किस अनुपात में मिलाऊं, ऑलवेज गो विद एलिगेशन मेथड। हमेशा एलिगेशन मेथड का यूज करना है। सबसे पहले देखो, पहली बाल्टी में दूध और पानी कितना है? 5:3। दूसरी बाल्टी में दूध और पानी कितना है? 1:4। और जो तीसरा डब्बा इन्होंने तैयार किया उसमें दूध और बाल्टी जो आर था, बच्चे आर में दूध और बाल्टी, सॉरी, आर में दूध और पानी कितना है? मिल्क और वाटर। आप कहेंगे सर 50% तो दूध है और 50% ही जल है, तो रेशियो कितना आ गया? 1:1। तीसरा डब्बा तैयार किया है ना, उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है? 1:1। बस एलिगेशन लगा दो। आप मुझे बताओ यहां दूध कितना है? पहले डब्बे में दूध कितना है? 5 बटा टोटल कितना है? टोटल 5 और 3 8, दूध का हिस्सा मैं पूछ रहा हूं। दूसरे डब्बे में दूध कितना है? 1। और टोटल कितना है? 4 और 1 5। और जो तीसरा डब्बा तैयार हुआ उसमें दूध कितना है? 1। और टोटल कितना है? 1 और 1 2। बस ये एलिगेशन सॉल्व कर लो, आपका रेशियो आपके सामने आ चुका है। एमटीएस 2024 का आया हुआ सवाल। जल्दी से बचा। आप कहेंगे सर 8 5 और 2 का एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 8 5 और 2 कितना आएगा भाई? 40। 40 की मल्टीप्लाई आप तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। आपका एलिगेशन कैसे आएगा? 8 पंजे 40 और 5 पूरे 25। 5 अट्ठे 40 और 8 एकम 8। 2 से जाएगा 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। भाई 25 में से 20 गया 5 और 20 में से 8 गया 12। तो किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए दूध और पानी को? 12:5 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। आ गया सभी का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, वेरी गुड। इसी सवाल में एक और सवाल पूछा जाता है
कि आपको रेशियो दे देगा, आपसे कहेगा कि इस रेशियो में मिलाओ, और आपसे पूछेगा कि बताओ जो फाइनल मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है। वो मैं कल लेकर आऊंगा सवाल, उसका करने का तरीका अलग होता है, के लिए वेट करो, कल वो सवाल आएगा। यस, ये बड़ा नया सा सवाल आ गया, बिल्कुल नया क्वेश्चन, ब्रांड न्यू सवाल है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आज से पहले आपने ये सवाल ना देखा हो, लेकिन है कुछ भी नहीं, सारी की सारी कहानी वही है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस सवाल को पूछने का तरीका उसने गलत कर दिया, अलग कर दिया बस। सवाल है, हर वर्ष तेल की दर में 12% की बढ़ोतरी होती है। अगले वर्ष की दर अगर 125.44 पर लीटर है, तो पिछले वर्ष और इस वर्ष प्रति लीटर तेल की कीमतों के बीच का अंतर क्या होगा। अब सुनो, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज वाले मेथड से पढ़े हो, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे ये बता सके कि अगर अगले वर्ष दर 125.44 है, मैं इसे 100 से अलग कर रहा हूं, तो 25.44 के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 25.44 आप देख रहे हो, ये किस परसेंटेज का सक्सेसिव है, किस परसेंटेज का सक्सेसिव है ये 2 साल का, कोई बताएगा मुझे कौन से परसेंटेज के 2 साल का सक्सेसिव 25.44 है, बताओ। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है बहुत अच्छे से, चक्रवृद्धि ब्याज, यस सर, 12% का, कि a+b+a गुणा b/100 अगर मैं लगाता हूं, तो 12% अगर मैं ए और बी की वैल्यू रखता हूं, तो मुझे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है कितना, 25.44% मिलता है ना, जानी पहचानी सी वर्ड है। अब आपसे उसने बोला है कि भैया पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर, और कह रहा है इस साल यानी कि दिस ईयर, इस साल, और कह रहा है अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर, 3 सालों की उसने बात करी है, पिछला साल, दिस साल और नेक्स्ट साल, 3 सालों की बात करी है। वो कह रहा है कि हर साल 12% की जो है ना बढ़ोतरी होती है, और अगले साल जो है ना वो रेट कितना है, 125.44, 125.44, और हर साल 12% बढ़ रहा है। यहां से यहां प्लस का 12% हुआ, यहां से यहां प्लस का 12% हुआ, और यहां अगर 125.44 पहुंचा है, तो पिछले 2 सालों में क्या रहा होगा। भाई अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कहानी फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ ली ना, तो आप देखते ही कह दोगे कि यहां 100 रहा होगा, यहां 112 रहा होगा, और यहां 125.44। भाई क्योंकि यहां 100 से 12 बढ़ के कितना हो गया, 112, और 112 में अगर आप 12% जोड़ोगे तो 125.44 आपको मिल जाएगा। बस आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पिछले साल और इस साल तेल की कीमतों में अंतर कितना है। तो भाई इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है, अंतर आपने देखते ही कह दिया कि सर अंतर तो 12 का है। डिफरेंस कितने का है, 12 का। और सपोज अगर आपने ऐसे नहीं दिमाग में आया कि क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा। फिर आपको इस साल, ये तो अगली साल का रेट है, अगली साल का रेट है, तो पहले तो इस साल का रेट निकालना होगा। तो इस साल का रेट सपोज मैंने मान लिया पी, उसका 112%, भाई हर साल एक 12% की बढ़ोतरी होती है ना, तो उसका 112% कितना है, 125.44। यहां से पॉइंट हटेगा जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जाएगा 112 एकम 112, कितना बचा आगे, 13, 134, 112 एकम 112, आगे कितना बचा, 18 6 24, 112 दूनी 224, यानी कि वर्तमान का मूल्य आ गया 112। अब पिछले साल का हम जाते हैं, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का मूल्य सपोज मैंने मान लिया क्यू, पिछले साल का मूल्य क्यू है, उसमें भी 112% की बढ़ोतरी होकर कितना मिला होगा, 112, 112 से 112 गया, तो पिछले साल की कीमत आ गई 100। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, कितना आ गया, 12।
अगर आप नहीं जानते हैं वो 12% वाला, तो फिर आप इस तरीके से जा सकते हैं। अगले सवाल पर आपको मैं लेकर चलूंगा, आरआरबी एएलपी, अभी जो आपकी आंसर की आई है उसका पूछा गया सवाल। जल्दी से मुझे जवाब बताओ। स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की। किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हुए हो ना, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो भाई उनका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, इसको याद कर लेना। आपको दिया हुआ है 40 और 60, 40 और 60, तो आप कहेंगे सर 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 माइनस 40 गुणा 60 बटा 100, तो कितना आएगा? 100 माइनस 6 चौके 24, और भैया ये आ जाएगा 76%। कितना आ जाएगा? 76%, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे एक सवाल पूछूं मैं, कुछ अलग थोड़ा सा पूछता हूं। अगर यही परसेंटेज कुछ इस तरीके से होते, 40% नहीं होता, अगर यही परसेंटेज सपोज होता, पहला डिस्काउंट 16 सही 2/3% का, और दूसरा डिस्काउंट सपोज 12.5% का, तो फिर क्या आप ये फॉर्मूला मेथड लगाते? फिर क्या यूज करते आप बताओ? अगर कुछ इस तरीके के दो डिस्काउंट आपके पास होते, तो क्या आप ये फॉर्मूला मेथड लगाते? भाई ये तो हालत खराब कर देगा फिर। अब आंसर बताना जरा मुझे। रटना नहीं है, बहुत सारी वेरिएशंस देखनी भी है कि अगर ऐसे हो जाए तो फिर क्या करेंगे। अगर परसेंटेज कुछ चेंज होकर इस कदर बन जाए और आप इसमें ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाने जाओगे, मैं कह रहा हूं 5-7 मिनट खा जाओगे। रेशियो मेथड बेस्ट। अगर परसेंटेज ऊट पटांगा है ना, तो रेशियो मेथड से जाओ। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। यानी कि पहली बार 6 में से 1 घटा दो, 5 बचेगा, क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहे हो। दूसरी बार 8 में से 1 घटा दो, 7 बचेगा। बस इनको मल्टीप्लाई करना है 48, इनको मल्टीप्लाई करना है 35। डिफरेंस देख लो कितने का है, 8×5 = 13 का, तो 13/48 और इंटू 100, जो भी आएगा आपका आंसर वही होगा। रेशियो मेथड से जाना है फिर। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे चलते हैं और आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिए इसे। चोर पुलिस। सवाल कह रहा है कि एक चोर ने 300 मीटर की दूरी से एक पुलिस वाले को देखा और भागने लगा। देखो यहाँ ना चोर पुलिस के सवालों में मुझे बड़ा तरस आता है। बेचारा चोर कितने ही तेजी से भाग ले, कितनी ही देर पहले चोरी कर ले, कितनी ही दूरी का स्टार्ट दे के दौड़ ले, बेचारा पकड़ा जाएगा फाइनली। मतलब इतना सीधा चोर है ना इन सवालों में कि वो सीधी सड़क पे ही भागता है, वो इधर उधर कहीं छिपता भी नहीं है। अगर वो पुलिस वाले से 2 किलोमीटर दूर से ही भाग रहा है ना, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा भाई। एक चोर ने 300 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देखा और भागने लगा। ठीक उसी समय पुलिसकर्मी ने भी चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? चोर पुलिस के जितने भी सवाल आएंगे ना, हर सवाल में सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने टाइम निकालना है कि कितने टाइम में चोर पकड़ा गया। चाहे सवाल में कुछ भी पूछ रहा हो चोर पुलिस वाले में, पहले आप टाइम निकालो कि कितने टाइम में चोर पकड़ा गया है। उसके बाद जो पूछ रहा है वो आराम से हम निकाल सकते हैं। भाई सवाल ने बोला कि यहाँ 300 मीटर दूर से ये चोर है, ये पुलिस वाला है। चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पुलिस वाला 15। यहां उसने 300 मीटर से देखा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने देखना है कि कितने टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, डीएसटी। डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर का।
और अगर मैं रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल की बात करता हूं तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटेगी। 15 में से 12 गया 3, उसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो और गुणा टाइम। भाई ये जाएगा 3 से जाएगा 100 बार और 5 से जाएगा 20 बार। 18 की 20 में गुणा करेंगे, टाइम कितना आएगा? 360 सेकंड। ये सेकंड में आएगा भाई आंसर, सेकंड में, क्योंकि मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर चुका था। अब सवाल ने बोला कि भाई पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका है। बस आपको ये बताना है कि सपोज अगर चोर यहां पकड़ा गया तो पुलिस वाले ने यहां से यहां कितनी दूरी तय करी है, तो चाल से गुणा कर दो। पुलिस वाले की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर है और ये 360 सेकंड है। इसको क्या करना है? इसको हमने चेंज करना है। इसको हमने चेंज करना है किसमें? घंटे में। तो 360 सेकंड को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 गुणा 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो 6 छिंग 36 और 6 धाम 60, 15/10 यानी कि 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर उसे पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी सवाल में आपसे पूछता कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, क्या आप बता सकते हो मुझे कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है? जल्दी से आप मुझे बता दो, क्या जवाब होगा आपका? पकड़े जाने से पहले, तो उस केस में आप क्या करोगे? चोर की चाल से गुणा कर दोगे, समय को चोर की चाल से गुणा कर दोगे, या फिर आप 1.5 किलोमीटर में से 300 मीटर हटा दोगे, 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चे, जरा देखेंगे कौन बताएगा इसका आंसर। बड़ा आसान सा सवाल है। मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको आसान से आसान सवाल भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, और आपके एग्जाम एसएससी जीडी 2025 में जो लेवल आने वाला है ना, उससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन भी मिलेगा। जिस रेशियो में आते हैं बच्चे, 20 सवाल है ना, तो भरोसा रखो मेरा 15 से 16 सवाल बहुत आसान आएंगे, बहुत आसान। 4-5 सवाल होते हैं ना, वही सवाल थोड़े से टफ होते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। उन 5 सवालों के चक्कर में बच्चा उन 15 सवाल की प्रैक्टिस करके ही नहीं जाता है, और उन 15 सवालों में से भी गलत करके आ जाता है। ये फैक्ट है। आपका फोकस 15 सवालों पे है ही नहीं, आपका फोकस तो उन 5 सवालों पे जो हार्ड है। उनके चक्कर में आपने 15 की प्रैक्टिस भी नहीं की, और फिर 15 में टाइम लग गया बहुत सारा करने में। तो हमें आसान सवालों की प्रैक्टिस भी रखनी है और बहुत सारी रखनी है। तो प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल इसी तरीके से लेकर आऊंगा कि आपके लेवल से एक लेवल ऊपर, बस, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन मिल जाए। कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको 70 और 7 दिए हुए हैं, एक संख्या 35 है, तो व्हाट इज द सेकंड नंबर? एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये होता है आपका फॉर्मूला। आपको एलसीएम दिया हुआ है 70, एचसीएफ दिया हुआ है 7, पहली संख्या दी हुई है 35, और बच्चा दूसरी संख्या आपसे पूछी है। तो 7×5 = 35 और 5 से जाएगा 14 बार, यानी कि सेकंड नंबर कितना आ गया? सेकंड नंबर आ गया 14। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। यस, ये अच्छा सवाल है, जरा कोशिश करेंगे कि इसका जवाब आप मुझे दे पाओ। बताओ भाई। सवाल है, साधारण ब्याज पर 640 रुपए की राशि 2 साल में 832 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर समान दर पर जितना रेट ऊपर लगा है, तो 4 साल में 860 रुपए कितने हो जाएंगे? सबसे पहले तो आपको रेट निकालना है, रेट कितना है, और वो रेट फिर 860 रुपए पर 4 साल के लिए आपने अमाउंट बतानी है क्या होगी। लगाओ तुक्के। तुक्के वाले तो भाई साहब कोई पकड़ है ही नहीं। 1250 ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब।
कैसे आया पर, बताओ। तो कैसे तो नहीं आया 1250। ये देखो कुछ लोग वैसे ही उल्टा सीधा फेंक रहे हैं, 1376 कभी होगा ही नहीं आंसर, 1426 होगा ही नहीं, 1150 होगा ही नहीं। जिन लोगों का 1250 आया है बिल्कुल ठीक है। दिखने से पता चल रहा है भाई, तीन ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। पता है ये मैंने किन लोगों के बोल बोले हैं? ये उन लोगों के बोल हैं जो तुक्के मारते हैं। ओ ये तीन तो होंगे ही नहीं, यही दिख रहा है, साफ आंसर दिख रहा है। ये उन लोगों के, माध्यम मेरा था, बोल उन लोगों के थे ये। चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले आप क्या करो, आप ब्याज की दर निकालो। अगर 640 रुपए हैं, 2 साल में 832 हो गए ना, तो वहां ब्याज का दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। पहले तो ये बताओ 640 रुपए हैं और अगर ये 832 हो गए तो कितना ब्याज मिला है। भाई 190, 200 में से 8 चला गया, है ना भाई। 640 और 200, 840 में से 8 गया, 192। ये आपको ब्याज मिला है 2 साल का। 2 साल का साधारण ब्याज कितना मिला है, 192। 2 साल का। अगर मैं आपसे बात करूंगा 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 96 हो जाएगा। और अब मैं यहां से आपसे पूछता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। 1 साल का ब्याज कितना निकाल के लाए आप, 96, क्योंकि 192 जो है वो 2 साल का था। मूलधन कितना है, 640, और इंटू 100। तो जीरो से जीरो गया, ये जाएगा 32 दूनी 64, 32 तिया 96। 2 से जाएगा 5 बार और 5 तिया 15%। यानी कि ब्याज की दर आपने निकाल दी कितनी, 15%। 15% निकाल दी। अब आपने क्या करना है, 4 साल का ब्याज बताना है मुझे। अगर 1 साल का 15% है तो 4 वर्ष का ब्याज परसेंट में, 4 वर्ष का ब्याज परसेंट में आप मुझे बताओ। भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है सर, 60% ब्याज हो जाएगा। भाई 1 साल का अगर 15% तो 4 साल का 60%। बस 860 का निकाल दो 60%, और उसी में जोड़ दो फिर। कितना जाएगा, 6 छिंग 36, 6 8 48 और 3 51। बस 860 में जोड़ दो 516। कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, 8 5 13, तो 76। ऑप्शन बी। ये चीज आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, रेशियो से भी हो जाता है। कैसे बताऊं, चलो मैं बताता हूं कि आप बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। देखना, कुछ नया तरीका हो सकता है कि आपको लगे। भाई ऊपर जो आपने ब्याज निकाला, ऊपर जो आपने ब्याज निकाला, देखना बच्चा सामने, वो कितने साल का था, 2 साल का। कितना, 192। नीचे जो ब्याज पूछ रहा है वो कितने साल का पूछ रहा है, 4 साल का पूछ रहा है ना, 4 साल का। तो आप क्या करो, यहां भी 4 साल का ब्याज बताओ। तो 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का तो ये है ही। भाई 192 का डबल कर दो, ये 4 साल का ब्याज हो गया ना। 4 साल का ब्याज हो गया, 192 का डबल बटा इसका मूलधन कितना, 640, बराबर। जो हमें अब 4 साल का ब्याज चाहिए उसको मान लो कितना, उसको मान लो पी, और बटा उसका मूलधन कितना है, 860। बस यहां से आपका 4 साल का ब्याज आ जाएगा सीधा, जो 860 पर मिलेगा। ब्याज का समय बराबर होना चाहिए। 2 साल का निकाला था 192, नीचे 4 साल का पूछ रहा था, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करके 4 साल का ब्याज बटा मूलधन, 4 साल का ब्याज बटा मूलधन। देखो 64 धाम 640, 64 तिया 192, 10 से 10 गया, 3 दूनी 6 गुणा 86, 6 छिंग 36, 6 8 48, 3 51। ये आपका ब्याज आ गया, और ब्याज को आप 860 में ऐड कर दो, 516 में आपका आंसर आ जाएगा 1376। ऐसे भी आप कर सकते हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए ये सवाल का जवाब बताओ, बता दो भाई जल्दी से क्या जवाब होगा। कह रहा 16 महिला एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 20 पुरुष उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो 8 महिला और 16 पुरुष कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? बताओ जल्दी से जवाब। भाई 16 महिला, महिला की क्षमता को मैं F मान के चलता हूं और पुरुष की क्षमता को मैं M मान के चलता हूं। तो 16 महिला यानी कि 16F प्लस, सॉरी, कितने दिन में कर सकती हैं? 20 दिन में कर सकती हैं। वही काम 20 पुरुष यानी कि 20 मेल कितने दिन में कर सकते हैं? 32 दिन में। और दोनों का काम बराबर है तो बराबर कर दिया। यहां से एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी बताओ मुझे जल्दी से क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, 20 से गया 20। तो भाई यहां पर मेल और फीमेल की क्षमता कितनी आ गई? एम के सामने तो 1 है, सब कुछ काटा पीटी हो गया, और फीमेल के सामने 2 है। तो ये रेशियो आ गया इनकी क्षमता का। अब निकालना है टोटल वर्क। कुल काम कैसे निकलेगा? या तो फीमेल की क्षमता को यहां रख दो या मेल की क्षमता को यहां रख दो, कहीं से भी निकाल दो। यहां रखूं तो 16 गुणा 2 गुणा 20 गुणा 20, तो कितना जाएगा? ये जाएगा 640। 640 टोटल वर्क आ गया। अब ये काम किससे करवा रहा है? कह रहा है भाई 8 महिला और 16 पुरुष। बच्चा 8 फीमेल और 16 मेल से काम कराना है। एफ की जगह 2 रख दो, एम की जगह 1, तो 8 दूनी 16 प्लस 16 यानी कि 32 यूनिट से काम कराना है। तो 640 बटा कितनी यूनिट से काम कराना है? 32 से। तो 32 दूनी 64 यानी कि हमारा जवाब हो गया 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने 20 बोल दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस सवाल का आप। मैं हट जा रहा हूं साइड से। ले लिया होगा, 3 उंगली चला दो सीधी, 3 उंगली ऐसे चला दिया करो, ऐसे खींचता है ना स्क्रीनशॉट। कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करती है, 732 को, और रिमाइंडर देती है 12। तो n के कितने पॉसिबल वैल्यू हैं? ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है n की कि वो 732 को विभाजित करने पर 12 रिमाइंडर दे? भाई एक बात, 30 बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर n 732 को विभाजित करके 12 रिमाइंडर दे रहा है, n 732 को डिवाइड करके 12 रिमाइंडर दे रहा है, अगर मैं ये 12 रिमाइंडर 732 में से हटा दूं तो क्या n जो है उस संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देगा? भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं 732 में से मैं 12 माइनस कर रहा हूं, मुझे मिल रहा है 720। बच्चे अब क्या जो n है, जो n है वो 720 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था 12 उसको मैंने हटा दिया। अब जो संख्या मिली वो n से पूरी पूरी तरह कटेगी, यानी कि ये आपका 720 जब n से डिवाइड होगा ना तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0, रिमाइंडर मिलेगा 0। अब आपको n के पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं जो 720 को पूरी तरह काट दें। 720 के फैक्टर बता दो भाई। 720 के फैक्टर्स, गुणनखंड निकालने नहीं जानते क्या आप? 720 के फैक्टर्स कैसे आएंगे? इसको आप लिख सकते हो 72 गुणा 10, और 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, भाई 2 पंजे 10 होता है। 72 को आप क्या लिख सकते हो? 8 नाम 72, 8 नाम 72 होता है, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब और 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2 की पावर 4, और ये हो गया 3 का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, और गुणा 5 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए? टोटल फैक्टर आ गए, पावर में एक एक प्लस करके गुणा कर दो, 5 गुणा 3 गुणा 2, पावर में एक एक प्लस करके गुणा कर दिया तो आया 30।
यानी कि 30 ऐसी संख्या है जो 720 को पूरी तरह विभाजित करती है। ऐसी 30 नंबर्स हैं, क्योंकि 30 आपके फैक्टर आ गए किसके, 720 के। यानी कि ऐसे 30 नंबर होंगे जो 720 को पूरी तरह काट रहे होंगे। लेकिन 30 आंसर, अरे यार तसल्ली तो रखो, एक तो तुम ना बिल्कुल अपने अंदर आग सिलकाए बैठे हो, तसल्ली तो करो। ये 30 तो फैक्टर है, हमें बताना है वो संख्या जो 12 रिमाइंडर दे। यानी कि 12 या 12 से छोटे जो फैक्टर्स हैं ना, उनको हटा दो, उनको हटा दो। 12 या 12 से छोटे जो फैक्टर हैं उनको अगर आप हटा दोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 12 या 12 से छोटे फैक्टर कौन से होंगे जो 720 को काटते हैं? एक, दो काटेगा क्या? यस। तीन काटेगा क्या? बिल्कुल। चार भी काटेगा, पांच भी काटेगा, छह भी काटेगा 720 को, सात नहीं काटेगा, आठ काटेगा, आठ नाम 72, नौ काटेगा, नौ अठे 72, 10 भी काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 12 काटेगा। क्योंकि जो रिमाइंडर है ना, उससे नीचे नीचे वाले सारे फैक्टर हमें हटाने हैं। तो कितने आ गए? 10 फैक्टर आ गए टोटल, काउंट कर लो। बस 30 में से 10 माइनस करना है, यानी कि ऐसे टोटल 20 फैक्टर होंगे जो 732 को विभाजित करने पर 12 रिमाइंडर देंगे। ये है सवाल असली, बहुत ही अल्टीमेट सवाल। जो 12 या 12 से छोटे फैक्टर थे वो सारे हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि 12 रिमाइंडर तभी आएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आएंगे, जरा बताएंगे इसका जवाब। अब कैसे आ गया 20? देखो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित की वैल्यू बताओ। 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 प्लस 1/14 × 17। दरअसल ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये एक सीरीज का सवाल है। इसमें आपने फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज देखनी है, एग्जामिनर घुमा देगा ना तो इस आसान सवाल को गलत करके आ जाओगे। आपको थोड़ा सा इसमें देखना है कि अगर इन दोनों संख्याओं का, देखो भाई इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न दिखाता हूं। जो यहां खत्म हो रहा है ना वो यहां शुरू हो रहा है। भाई 8 खत्म हुआ, 8 शुरू हुआ, 11 खत्म हुआ, 11 शुरू हुआ, 14 खत्म हुआ, 14 शुरू हुआ। एक पैटर्न दिखा। और एक चीज और देखेंगे आप, इन सभी का डिफरेंस बराबर मिलेगा। 5 और 8 का डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, सबका डिफरेंस बराबर मिलेगा। और जो आपने नोट करने वाली बात है, पता है वो क्या है? अगर इनका डिफरेंस जो भी है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर इनका डिफरेंस ऊपर इनके न्यूमरेटर में, इनके अंश में आपको दिख नहीं रहा है, जैसे यहां डिफरेंस आया 3, लेकिन यहां 3 मुझे दिखा नहीं, ऊपर होना चाहिए डिफरेंस, यहां 3 है, न्यूमरेटर में है ही नहीं, तो फिर आपका फॉर्मूला पता है क्या लगेगा? आपका फॉर्मूला लगेगा आंसर के लिए 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट टर्म प्रथम पद माइनस 1/लास्ट टर्म अंतिम पद। तो डिफरेंस कितना है? 3 का, और फर्स्ट टर्म कितना चल रहा है? 5, और माइनस लास्ट टर्म क्या है? 17। बस सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 1/3, और 17 में से 5 गया 12/17 × 5 = 85। कितना आएगा भाई? 3 × 4 = 12, 4/85। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब सुनो, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, यही सवाल बच्चे कुछ अगर इस तरीके से होता कि ऊपर आपको 3 दिया होता, ये 3 दिया होता आपको ऊपर, तो फिर आपका आंसर पता है क्या होता? फिर आपके आंसर में ये वाला डिफरेंस वर्ड नहीं होता, फिर आपका आंसर यही होता डायरेक्ट। फिर 1/3 होता ही नहीं आपके आंसर में। यस, फिर आपका आंसर 12/85 होता। कब? अगर ऊपर न्यूमर इनका डिफरेंस ऊपर अगर लिखा होगा तो। ये चीज नोटिस करनी है। एग्जामिनर ने अभी इस बात पर गौर नहीं किया है एग्जाम में सवाल रखते टाइम। अगर उसने गौर कर लिया ना, कोई मेरे जैसा एग्जामिनर आ गया सवाल बनाने के लिए, तो भाई मैं तो ऐसे ही थोड़े थोड़े चेंज करूंगा सवाल में। गौर करो, किया करो सवालों पे। चलो आते हैं यहां, बताओ जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी की वजह से
एक व्यक्ति 250 रुपए में 22 किलो चावल ज्यादा खरीद रहा है, ढाई 22 किलो चावल 250 रुपए में ज्यादा खरीद रहा है, तो प्रति किलो चावल का वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल रेट आपसे पूछा है, ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट आपसे पूछा है। पहले तो आपको ये सवाल आता होगा, है ना, जो रेशियो मूल्य का होगा, उल्टा रेशियो किसका होगा, खपत यानी कि कंजप्शन का। कह रहा है मूल्य में 10% की कमी आई है। भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, 1/10। तो मूल्य में क्या हुआ है, 10 से 9, कितना हुआ है, 10 से 9, ये मूल्य है। तो जरा खपत बताना मुझे, कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन इंग्लिश में कंजप्शन, हिंदी में खपत, खपत उल्टी हो जाएगी, यानी कि 9 से 10। कंजप्शन का मतलब है कि पहले अगर वो 9 यूनिट खरीद रहा था वास्तव में, अब वो 10 यूनिट खरीदेगा, ये खपत बोलते हैं इसको। तो कितना डिफरेंस आया है, 1 यूनिट का, और सवाल कहता है 22 किलो ज्यादा। तो भाई वास्तविक खपत कितनी है, ये वास्तविक वाला है, ये नया वाला है, क्योंकि उसने वास्तविक मूल्य पूछा है ना, तो आपको वास्तविक खपत निकालनी पड़ेगी। तो वास्तविक खपत कितनी आ गई, 22 निम्मा 198, यानी कि पहले वो 198 किलो चावल खरीद रहा था, पहले कितने रुपए में, 250 में। 1 किलो चावल की वास्तविक कीमत क्या होगी, तो वास्तविक कीमत बच्चा आपसे पूछा है, उसके लिए आपने क्या करना है, वास्तविक कीमत के लिए आपको 250 से डिवाइड करना है 198, बस आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी पॉइंटों में कैलकुलेशन जाएगी भाई, और बहुत नजदीक है, 1.22, 1.20, 1.26, 1.24, आपको एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल भी यहां हम लापरवाही नहीं करेंगे, इस तरीके से चाहे हमें जाना पड़े। देखो 198 एकम 198, कितना आ गया डिफरेंस, 52, पॉइंट लगाकर जीरो लगा दिया। 198 दूनी कितना हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 3 गया 1, फिर जीरो लगा दिया। यहां पर कितनी बार जाएगा, 19 छिक्के 114, 1140, ये 6 बार जाएगा, 6 बार तो कम से कम जाएगा। 6 8 48, 4 6 निम्मा 54 और 4 58, 6 एकम 6 और 5 11, यस, लगभग लगभग आपका आंसर 1.26 है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देखो कितना नजदीक आंसर पूछा है। ये एसएससी एमटीएस अभी जो आपका नवंबर में एग्जाम हुआ है ना, नवंबर में, उसमें पूछा गया सवाल है, और कितना नजदीक, कितना पॉइंटों में आपसे आंसर पूछ सकता है, इसका भी हमें गौर करने। कुछ लोगों ने देखते ही बोल दिया 1.22, 1.20 के लगाया रहे। तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए ही ऐसे सवाल बनते हैं, सच में। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। बताइए भाई जल्दी से जवाब। कह रहा है 8 की पावर 6 + 1 को 7 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 8 की पावर 6 + 1, क्या बात करते हो यार तुम लोग, पता है फिर तुम लोग कहते हो डिप्रेशन में जा रहे हैं जी, डिप्रेशन में, ऐसी बातें करते हो, तो मुझे लगता नहीं है तुम कभी आज तक जिंदगी में डिप्रेशन में गए होगे। इतने तगड़े तगड़े कमेंट तुम करते हो, जो क्लास शुरू होने से पहले जो तुम्हारा खेल चलता है ना कमेंट बॉक्स में, तुम्हें क्या लगता है हम लोग देखते नहीं है, और सर पकड़ के बैठ जाते हो कि गुरुजी बहुत तगड़े डिप्रेशन में चल रहा हूँ, पता नहीं कौन से दुनिया के डिप्रेशन में चल रहे हो तुम। देखो 8 की पावर 6 + 1/7, क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना है भाई। अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7, रिमाइंडर आया +1, रिमाइंडर कितना है, +1। इस +1 की पावर कितना है, 6, और ये +1 अलग से है। तो भाई कितना आ गया, +1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही होता है, और 1 + 1 कितना आ गया, 2। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, नेक्स्ट, सीएचएसएल टायर 2 2023 का सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा।
कह रहा है 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये है, 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी का मूल्य बता दो कितना होगा। एक कुर्सी का मूल्य, कि भाई 4 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य मैं के मान के चलता हूं और एक मेज का मूल्य मैं एम मान के चलता हूं। भाई तो 4 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 4K प्लस 3M का मूल्य कितना है 2100। फिर कह रहा है 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है सर, ये है 1750। अब ये समीकरण जैसे ही आपने लिखे, फिर थोड़ा सा गौर करो कि आपसे पूछा क्या है। बच्चा आपसे पूछा है उसने एक कुर्सी का मूल्य, यानी कि हमें मेज को हटाना पड़ेगा। मतलब मेज को ऐसे नहीं हटाना पड़ेगा, मेज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये 3 मेज हैं, ये 2 मेज हैं। इन दोनों को अगर मैं बराबर करूंगा तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। तो भाई 3 को अगर 6 बनाऊंगा तो ऊपर 2 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को। इसको अगर मैं 6 बनाऊंगा तो 3 से गुणा कर दो। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहली वाली हो जाएगी 4 दूनी 8K प्लस 3 दूनी 6M बराबर 3 से गुणा करेंगे 21 तिया 6300। 3 से गुणा किया, सॉरी 21 दूनी 4200, 4200 आ गया ना, 4200। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 तिया 15K प्लस 3 दूनी 6M बराबर 3 की गुणा करेंगे तो 300, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5। क्या करो, इसमें से ये घटा दो, है ना, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 6 से तो 6 कट गया, 15 में से 8 गए 7K, ये जाएगा 0501। तो 1K का मान कितना आ गया 1050/7, ये आ जाएगा 150 रुपया। सवाल में आपने इसी तरीके से करना है, जो पूछा है ना दूसरे को कैंसिल करना है बस। जैसे यहां हमसे कुर्सी का मूल्य पूछा था तो मेज को बराबर करके माइनस कर दिया, कुर्सी कुर्सी हो गई फिर, ठीक है, चारों तरफ कुर्सी कुर्सी हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए जरा, ये बड़ा प्यारा सवाल है, एमटीएस में पूछा गया इलेक्शन का, और बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। कह रहा है एक चुनाव में गीता और श्यामा केवल 2 प्रत्याशी थे। गीता को कुल मतों का, देखो ये वर्ड आपके कानों में गूंजना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, कि गीता को कुल मतों का 15% मिला है, कुल मतों का, और श्यामा को मिले हैं 8700 वोट। कह रहा है 60% मतदाताओं ने दोनों में से किसी को भी वोट नहीं डाला, दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते। हो सकता है ना कि मैं और तुम खड़े हो जाए इलेक्शन में, हम दोनों को कौन पसंद कर रहा है, कोई वोट डालने ही नहीं जाएगा, है ना। तो वही बात है कि 60% ने किसी को भी वोट नहीं डाला। तो अगर यह मानते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे, वैलिड थे, तो बताओ कुल प्रत्याशी कितने हैं, कितने टोटल हैं, टोटल की वैल्यू पूछी है। इस सवाल में ना बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको मैं, बहुत आसान। कैसे देखना, मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो कि टोटल 100 है, 100 प्रत्याशी क्या है टोटल है, ये टोटल। अब इनमें से अगर 60% लोगों ने हम में से किसी को भी वोट नहीं डाला, ना तो मुझे दिया ना तुम्हें दिया, जलेबी समोसे और भी बहुत सारी चीज मेरी भी खाली और आपकी भी खाली, लेकिन वोट किसी को देने ही नहीं गए, ना मुझे ना तुम्हें। तो भाई इसमें से 60% ने ना किसी को भी वोट नहीं दिया, तो फिर वोट कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने वोट किया। तो आप कहेंगे सर केवल 40% लोगों ने वोट किया है। तो इतने लोगों ने वोट किया, ये लोगों ने वोट दिया है, वोट दिया, और सारे के सारे वैलिड है, सारे के सारे वैलिड है, जिन्होंने दिया सबके वोट काउंट हो गए। अब जो असली खेल है ना, असली खेल पता है क्या है, यहां 2 लोग आ गए, 2 लोग आ गए, कौन, एक है गीता और एक है श्यामा। सवाल ने क्या बोला पहली ही लाइन में कि भाई गीता को कुल मतों का 15% मिला है, कुल मतों का, कुल मत कितने हैं 100, और 100 का 15% मिला है गीता को। तो 100 का 15% कितना होता है, 100 का 15%, आप कहेंगे सर गीता को मिले हैं 15 वोट।
गीता को कितने वोट मिले हैं? 15। तो जो श्यामा को मिलेंगे ना, वो आप ये 40 में से 15 माइनस कर दो, क्योंकि बेशक उसे 100 का 15% मिला हो, लेकिन मिले उसे 40 में से ही होंगे, बेशक 100 का। भाई आप ऐसा सोचो कि मेरे पापा की सैलरी है 50,000 रुपए, वो मुझे देते हैं 2,000 रुपए पॉकेट मनी, खर्चे के लिए 2,000 रुपए देते हैं 50,000 में से, लाइब्रेरी फीस वगैरह। अब मैं अगर अपने पैसे को कैलकुलेट करने लगूं कि मेरा पैसा जो है ना 2,000 रुपए, वो अंबानी का 0.0000005% होगा। मैंने अपने 2,000 को कहां से कैलकुलेट किया? अंबानी के पैसे से, लेकिन मिला तो मुझे पापा के 50,000 में से ही है ना। यस और नो? अंबानी थोड़ी दे देगा 2,000 मुझे। तो वही बात है कि बेशक गीता के 15% टोटल में से काउंट हुए हों, लेकिन मिले इन 40 में से ही होंगे, मिले इन 40 में से ही होंगे। तो बचे हुए श्यामा के वोट कितने हो गए? 40 में से आप माइनस कर दो 15। आप कहेंगे श्यामा को मिले हैं सर 25। आपसे क्या पूछ रहे हैं? श्यामा को कितने परसेंट वोट मिले। श्यामा को कितने परसेंट वोट मिले? तो 25 बटे टोटल कितना है 100, और गुणा 100। श्यामा को 25% वोट मिले होंगे। अब जो लोग इस इंतजार में रह गए कि 8700 का क्या काम है, कोई यूज नहीं है, सारा खेल परसेंटेज का था, 8700 का कोई खेल था ही नहीं। यही सवाल था कि बहुत आसान था। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर यहां घुमाता है, एक व्यक्ति का कुल मतों का दे देगा, तो दूसरे वाले के वोट उसमें से माइनस करने हैं जितने वोट डाले गए हैं या जो वैध वोट है। चलें आगे, ये सवाल करिए, बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि धारा के साथ, B+W 68 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? भाई धारा के अनुकूल जब भी जाएगी, डाउन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, तो B+W स्पीड होती है। बी की वैल्यू कितनी है? 13, और धारा की स्पीड कितनी है? 4। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 17 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल कहता है कि भाई उसे 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। क्या आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यस, दूरी कितनी है? 68, चाल कितनी है? 17, तो समय लगेगा उसे 4 घंटे, 4 आवर्स। ओके, चलो नेक्स्ट। माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, जिस मूल्य पर उसने बेचा है ना, उस पर एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया। भाई मान लो मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाता हूं, मैं 20% के लॉस पर बेच देता हूं, तो 80 में बेचा। अब जिस रुपए में मैंने बेचा उसमें एक और मैंने खरीद लिया कुछ सामान, और उसको मैंने 30% फायदे पर बेच दिया, 80 का 30%। ऐसे सोचो आप, कह रहा है कि उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 1680 होगा ना, बिल्कुल सिंपल है। भाई आप 100 मान के भी कर सकते हो, रेशियो मान के भी कर सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो, इसके 3-4 मेथड हैं। सक्सेसिव से भी आप कर सकते हो। सक्सेसिव से अगर आप जाओगे तो 20% की हानि और 30% का लाभ, A+B+A गुणा B/100 में रख दो, तो 4% का प्रॉफिट मिलेगा आपको। सीधा सीधा रख के देख लो आप कॉपी के किसी कोने में, हानि को माइनस में रखना, प्रॉफिट को प्लस में रखना, तो प्लस का 4% आएगा, 42,000 का 4% निकाल दो। आप 100 मान के भी करोगे तो मान लो माधव ने 100 रुपए में वो खरीदी, मान लिया मैंने, उसने पहले 20% के लॉस पर बेची, तो 80 में बेची होगी। फिर 80 में कोई चीज खरीदी और उसको 30% के फायदे पर बेच दिया। 80 का 30% कितना होता है? 24।
भाई 80 का 30% निकालो 24, तो 104 में बेचा होगा। अब अगर मैं ओवरऑल देखता हूं बच्चे, ओवरऑल मुझे क्या दिख रहा है कि माधव ने 100 रुपया इन्वेस्ट किए और 104 रुपए कमा लिए। तो ओवरऑल तो माधव ने 4 यूनिट कमाया है। हालांकि दो चीज खरीदी, एक लॉस पर बेची एक प्रॉफिट पर बेची, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं तो ओवरऑल तो उसने 100 रुपए अगर लगाए हैं बिजनेस में तो 104 रुपए वापस आए हैं, 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो 100 रुपए का मतलब है 42,000, 100 रुपए का मतलब है 42,000। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 420। आपको बताना है 4 यूनिट का मतलब। तो 420 गुणा 4, 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि ओवरऑल उसने 1680 रुपए कमाए हैं। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे जरा। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, भरने वाला, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक जो है 18 घंटे में भरता है। भरने वाला पाइप तो चल रहा है, अगर रिसाव भी चल जाए तो भाई उसे 18 घंटे लगते हैं भरने में। तो कह रहा है भरा हुआ टैंक रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा? भाई साहब आप बताएंगे इसका आंसर। ब्लैक वाली जैकेट आप पहने हुए हैं, यस। एक आप और एक जो ये ब्लू कलर के ट्रैक सूट पहन के बैठे हैं ना भाई साहब, ज्यादा ठंड लग रही है आपको? पेन उठाने का नाम नहीं ले रहे हो आप ट्रैक सूट वाले भाई, यस। खा लो यार, करो मत, दिख रहे हो मुझे तुम। देखो भाई, भरने वाला टैंक अगर चले, मैंने कहा भरने वाला टैंक पी है, अगर वो चले तो 12 घंटे में भर देगा। अगर एक और टैंक रिसाव जिसको नाम दिया है वो और चल जाए, रिसाव का मतलब होता है खाली करने वाला टैंक, अगर वो और चल जाए तो भाई टैंक को भरने में लगेंगे 18 घंटे। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 36। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों की क्षमता कितनी है मिलाकर? 2 यूनिट। पी की क्षमता कितनी है? 3। और टोटल है 2। तो 3 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे 2 मिलेगा। भाई 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा तभी तो 2 मिलेगा। बताओ यस और नो? यस सर। तो भाई आप कहेंगे सर क्यू की क्षमता आ गई 1 यूनिट, और कह रहा है क्यू कितनी देर में खाली कर देगा? तो 36/1, यानी कि सर 36 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3.6 नहीं 36 घंटे में खाली करेगा। ओके, आगे बढ़े 18th सवाल की तरफ। बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब कौन देगा? मैं बताऊं कौन देगा? नहीं, मैं ही दे दूंगा, चलो डरो मत। बताओ जल्दी से जवाब। सवाल करा है एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 हैं। अच्छा, यदि पहले 7 का औसत 67 है, अंतिम 7 का औसत 69 है, तो 7वां विद्यार्थी जो है उसके अंक कितने हो जाएंगे? भाई 13 के एवरेज 66 हैं, तो 13 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 13 गुणा 66, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 और 7 कितना होता है बच्चा? 85। यानी कि 13 लोगों का सम हो जाएगा 858। यस। अब कह रहा है इन्हीं 13 में से जो पहले 7 हैं उनका एवरेज है 67, तो योग हो जाएगा 7 गुणा 67, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42 और 4 46। जो अगले 7 हैं उनका एवरेज है 69, तो योग हो जाएगा 7 नाम 63, 7 छिंग 42 और 6 48। लेकिन अब यहां पर ना एक गड़बड़ हुई है। कोई बताएगा क्या गड़बड़ है? मतलब वैसी गड़बड़ नहीं है, एक गड़बड़ ये हुई है कि संख्या तो मेरे पास 13 थी, लेकिन मैं तो 7 और 7 14 संख्या की बात कर गया। क्या ये पॉसिबल है कि संख्या 13 हो और काउंटिंग 14 संख्या की हो जाए? यस बिल्कुल है। ये वही वाली काउंटिंग है कि आप अगर कहीं पंडाल पे बैठे हो
और एक तरफ से लड्डू बटने शुरू हुए, दो दो लड्डू सबके पास बट रहे हैं, और सपोज आपको 2 लड्डू मिले और खत्म हो गए, फिर दोबारा बाल्टी भरने जाएगी लड्डुओं की, फिर वो आएगा आपसे पूछेगा भाई साहब आपको मिल गए, आप कहोगे ना, ऐसे हिला दोगे गर्दन, तो आपको फिर 2 लड्डू और मिल जाएंगे, और फिर आपसे आगे कहानी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप वो शख्स हो जिसने 2 बार लड्डू लिए हैं, यानी कि आप वो शख्स हो जिसकी काउंटिंग 2 बार हुई है। एक ही व्यक्ति की काउंटिंग अगर 2 बार हो जाए ना, तो वो केस बनता है ये वाला कि संख्या 13, लेकिन हमने 7 और 7 14 संख्याओं की बात कर ली। ठीक है, तो यहां पर 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 14 का सम कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 8 6 14, 1 15, 4 4 8 और 1 9, 952। तो अगर मुझे आपको ढूंढना है ना, आपको ढूंढना है कि कौन है वो जिसने 2 बार लड्डू लिए हैं, तो मुझे इस 14 के योग में से 13 का योग माइनस करना होगा, 952 में से 858 मुझे माइनस करने होंगे, 12 में से 8 गया 4, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 94। आप 94th नंबर पे बैठे हो, 94वें नंबर पे बैठे हो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। कह रहा है यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15, 20 और 30 है, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, सीधा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, 2L+B/H, यानी कि आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो, किसी भी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ नहीं वक्र पृष्ठ निकाल दो, तो वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है बच्चे, 4 वॉल का एरिया। तो L+B, लंबाई और चौड़ाई कितनी है 15 और 20, ऊंचाई कितनी है 30, तो कितना आएगा 30 दूनी 60 गुणा 15 और 20 कितना होता है 35, तो ये आएगा 0 6 पंजे 30, 6 ती 18, 3 21। आंसर कितना आ गया भाई, 2100 मीटर स्क्वायर चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। एक चीज पूछूं मैं आपसे, किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, उसकी लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, याद रखना वो कमरे का डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है, √L² + B² + H²। किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बचे। ALP 2024 का पूछा गया सवाल, जल्दी से आंसर बता दो मुझे क्या होगा। हाँ मेंसुरेशन होगा है ना यार, किसी संडे में करा दूंगा, ये कमिंग संडे जो आ रहा है ना इसमें करा दूंगा मेंसुरेशन की जो 1 शॉट वीडियो है ना, 3 से 4 घंटे की मैं करा दूंगा, काहे घबराते हो, हम है ना, लास्ट दिन तक आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब तक आपके साथ हैं तब तो आप ही भूल जाओगे। 11,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ क्या होगा। अगर रेट 4% है तो 2 साल का CI बचा कितना होगा, आप A+B+A गुणा B/100 लगा दो, आप कहेंगे 4+4+4 गुणा 4/100, तो ये आ जाएगा 8.16%। बस यही आपसे पूछा है, तो 11,000 का 8.16/100। भाई यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 11 छिक्के 66, 11 एकम 11 छः 17, 11 अट्ठे 88 और 1 89 बटा 10 है, तो ये आ जाएगा 897.6। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आ गया सभी का। अब एक मैं होमवर्क आपको दे के जा रहा हूं, आपको मुझे इसका जवाब बताना है, पहली बात। दूसरी बात, आज के 20 सवालों में क्या आपका स्कोर रहा, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी बताएंगे, जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी बताएंगे, और अपना स्कोर, और दूसरा कि कैसी रही क्लास, और कौन कौन ये कंप्लीट 30 प्रैक्टिस सेट करने वाला है। किसी को किसी भी चैप्टर में दिक्कत है ना और उसका फास्ट रिवीजन करना है, तो बच्चे 1 शॉट वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, नहीं मिल रही हैं तो सर्च के ऑप्शन तो सबके यूट्यूब पर है, वहां डालना 1 शॉट वीडियो SSC GD, ऊपर आपको 15-16 वीडियो अपनी दिख जाएंगी। किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है वहां से कर लेना। मेंसुरेशन बचा हुआ है, मेंसुरेशन में एक संडे में सारा करा दूंगा, 3-4 घंटे की 1 शॉट लेकर, ठीक है। तो कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे। अब जो आपकी क्लास होगी बच्चे, वो अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, और नीरज सर लेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 बजे, फिर 3 बजे नवीन सर, और 4:30 बजे राहुल शर्मा सर आएंगे। तो थैंक यू।
बाय बाय, जय हिंद।